प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2023 का जो पेपर्स था आपका इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज़, उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे, है ना। तो उसमें कई सारे टॉपिक्स को हमने जो है डिस्कस कर लिया था। अब आगे का जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी दो को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे तीन है, तो हम किसी दो को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह पॉइंट वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचुरल प्रोसेस है by which certain gas in earth atmosphere trap heat, preventing it from escaping into space, है ना। स्पेस में escape होने से रोकता है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो, जिसके कारण से अर्थ पे जो है गर्मी महसूस होता है, गर्म होता है। और ये जो प्रोसेस है ये इसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है एट ए कंडक्सिव टू लाइफ लेवल के लिए। बट ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण से जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इन्हेंस कर रहा है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण से। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे मेल्टिंग ग्लेशियर, राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके होने लगे हैं। दूसरा हमारा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये 1927 में लाया गया था और इस एक्ट का लाने का मेन मकसद ये था कि जो फॉरेस्ट हैं उसको मैनेज किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके और सस्टेनेबल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। It empowers the government to declare certain area as protected forest, reserved forest और village forest, और एक अधिकार भी उसके रिसोर्सेज का दिया जाए। तो ये जो एक्ट है इसमें रूल बनाता है कि जो फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन है उसको इस्टेब्लिश कर सकें, एफॉरेस्टेशन, और अगर कोई इलीगल लॉगिंग कर रहा है तो उसको ऊपर पेनल्टीज लगाया जाए, और फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट के लिए। तो ये जो एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये प्रोवाइड करता है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, allow the declaration of reserved and protected forest, establishes regulations for use of forest products and penalties for violations, regulates grazing, timber and other forest based activity। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। तो कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें पीआईएल का, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का, इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन शेपिंग ऑफ द एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया बाय मेकिंग लीगल सिस्टम more accessible to public and expanding the scope of environmental rights। जो PIL है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक लीगल टूल होता है that allows
individuals or groups to file petitions in the interest of public, especially when they feel that environment, public health, and other fundamental rights are being compromised. जैसे जो PIL है वो कंट्रीब्यूटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, जो कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर इन्वायरमेंटल इशूज, judicial activism and environmental protections, innovative principles in environmental jurisprudence, a strengthening environmental laws, accountability of public authorities, empowering citizens and raising awareness. अगला क्वेश्चन है elaborate biological science perspective of environment and primary agenda of Kyoto Protocol. जो बायोलॉजिकल साइंस पर्सपेक्टिव है ऑफ इन्वायरमेंट, तो फ्रॉम ए बायोलॉजिकल साइंस पर्सपेक्टिव environment refers to complex wave of living organism यानी biotic component and non-living elements यानी abiotic components that interact in ecosystem. These interactions form the foundation of ecological processes such as nutrient cycling, energy flow, population dynamics, which sustain life on earth. Ecosystems and biodiversity, interdependence of life form, impact of human activity जैसे pollution, habitat destructions और climate change. प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम था कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको एड्रेस करना और रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में एडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में और 2005 में फोर्सफुली लागू किया गया था। जो प्रोटोकॉल का मेन गोल था वो ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कॉम्बैट किया जाए बाय लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस है उसको कम किया जाए और उसको लेकर एक कमिटमेंट किया जाए इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज हैं उन लोगों को, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें। जैसे इमिशन रिडक्शन टारगेट, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जैसे इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, एडॉप्शंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे एडॉप्शंस फंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पीरियोडिक रिव्यू एंड फ्यूचर कमिटमेंट, पीरियोडिक रिव्यू एंड फ्यूचर कमिटमेंट्स, जो कि कुलमिनेट किया गया था इन पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। फिर आपका 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन क्रेडिट और राइट टू इन्वायरमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एज ह्यूमन राइट के तौर पे। तो कार्बन क्रेडिटिंग जो है ये इसमें प्रोसेस होता है क्रिएटिंग, बाइंग एंड सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस और अदर ग्रीन हाउस गैसेज। जो कार्बन क्रेडिट है ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स इक्विवेलेंट इन अदर ग्रीन हाउस गैसेज। दिस mechanism is part of market-based approaches to combat climate change, allowing businesses and governments to meet their emissions reductions target.
emissions reduction target. How it works: carbon offset project, emission trading, or verified carbon standards, and clean development mechanism. Purpose: encouraging reductions of greenhouse gas emissions and promoting sustainable projects. राइट टू इन्वायरमेंट एज ह्यूमन राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्दी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का फंडामेंटल है, जो कि हर इंसान के पास वेल बीइंग होना चाहिए एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इंजॉयमेंट of the basic human right such as right to life, health और dignity। ये जो आइडिया है वो गेंड प्रोमिनेंस थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसके अंतर्गत राइट ऑफ लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज किया था स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के अंतर्गत और रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंतर्गत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए करेंट जनरेशन्स के जो भी नीड्स हैं वो मिले और फ्यूचर जनरेशन को भी सेम चीज़ें मिले, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। ये तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट की ओर बढ़ने हैं क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट के साथ। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप इन सवालों का जवाब डेफिनेटली दे पाओगे। तो आई होप कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया ये आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।